आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपके बिजनेस स्टडीज़ की यूनिट 3 बिजनेस इन्वायरमेंट के एमसीक्यूज़। तो इससे पहले हमने इस यूनिट को 3 वीडियोस में कंप्लीट करा है। तो इन एमसीक्यू की हेल्प से आपको एक तरह से बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को भी चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इनमें से कौन सा बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है। सो बेसिकली अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करें तो इसमें वो फैक्टर्स आते हैं जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी फॉर्म में इन्फ्लुएंस करे, उसके ऊपर इम्पैक्ट डाले अपना। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, कस्टमर। तो कस्टमर क्योंकि कह सकते हैं अगर आपके पास कस्टमर है तभी आप प्रॉफिट अर्न करोगे, आपके प्रोडक्ट सेल्स होंगे, आपकी सर्विसेज को रेंडर किया जाएगा। तो कस्टमर डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं आपके बिजनेस को, मतलब ये हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट है। दूसरा है सप्लायर। मतलब सप्लायर कौन होता है, जो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो जब हमारे पास रॉ मटेरियल होगा उसी कंडीशन में आप अपने गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे, तो ये भी डायरेक्टली इंपैक्ट करता है हमारे बिजनेस को। थर्ड वन इज कॉम्पिटिटर। मतलब जब मार्केट में कॉम्पिटिटर होता है, हम अपने प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस का सिलेक्शन, अपने चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे यूज़ करें, मार्केटिंग पीस का कौन सा सिलेक्शन करें, किस साइज़ में प्रोडक्ट को बनाया जाए, किस कस्टमर ओरिएंटेड ग्रुप को सिलेक्ट किया जाए, तो ये सब किसको देखकर हम सेलेक्ट करते हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स को देखकर सेलेक्ट करते हैं। कॉम्पिटिटर्स प्राइस बढ़ाता है तो हम भी बढ़ा देते हैं, और अगर कॉम्पिटिटर्स प्राइस घटाता है तो हम भी अपने प्राइस को घटा देते हैं। तो ये तीनों ही आपके बिजनेस इन्वायरमेंट के पार्ट है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन डी है, नन ऑफ द अबव, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्पेसिफिक फोर्सेस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इनमें से कौन सा स्पेसिफिक फोर्सेस का पार्ट नहीं है, उसका कंपोनेंट नहीं है। तो स्पेसिफिक फोर्सेस वो होती हैं जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करती है और हमारे बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा असर लाती है। अब आप खुद देखिए, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस है यहाँ पर। तो आज के 10 साल पहले, 20 साल पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारा बिजनेस हो रहा था, हमारा प्रोडक्शन हो रहा था, हम सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे थे। अगर कस्टमर है, आज के 10 साल पहले भी कस्टमर्स थे, आज भी हैं और फ्यूचर में भी रहेंगे। अगर कस्टमर नहीं रहेंगे तो हमारा बिजनेस कभी भी रन नहीं कर पाएगा। एम्प्लॉयज़, स्टार्टिंग में भी आज के 20 साल पहले भी एम्प्लॉयज़ रहा करते हैं, आज भी हैं और फ्यूचर में भी रहेंगे, क्योंकि अपने गुड्स को, सर्विसेज को तैयार करने के लिए एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तीसरा है इन्वेस्टर्स, क्योंकि इन्वेस्टर्स ही होते हैं जो एक तरह से फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं हमें हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को करने के लिए। तो तीनों क्या है, एक स्पेसिफिक फोर्सेस हैं। अगर ये तीनों बिजनेस में नहीं रहेंगी तो हमारा बिजनेस रन नहीं कर पाएगा। तो इसका जो ऑप्शन आपका ए है, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट एजेंसी, द वर्ल्ड प्रोड्यूसेस अराउंड 300 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक एवरी ईयर, half of which constitute single-use item. Ford is recycling over 1 billion plastic bottles every year to develop elements of car interior. तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट एजेंसी, उन्होंने एक अपनी रिपोर्ट दी, उसमें बताया गया कि वर्ल्ड के अंदर पर ईयर 300 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक यूज़ किया जाता है, मतलब जिसको प्रोड्यूस किया जाता है। और उसके बाद 300 मिलियन टन्स के अंदर जो हाफ प्लास्टिक है वो किसका है, सिंगल टाइम यूज़ का प्लास्टिक है। तो फोर्ड क्या कर रहा है, अब फोर्ड अब इन सभी प्लास्टिक बोटल्स को, एक साल में फोर्ड 1 बिलियन प्लास्टिक बोटल्स को रिसाइकल करता है और उनका यूज़ करता है अपने कार के इंटीरियर को डेवलप करने के लिए। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ये रिड्यूस कर रहा है प्लास्टिक के यूसेज को, जो आपका वेस्ट प्लास्टिक होता है उसको कम कर रहा है हमारा फोर्ड। तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो भी अब ये फोर्ड काम कर रहा है, ये किस तरह के डायमेंशन को शो करता है हमारे बिजनेस के। तो पहला डायमेंशन है इकोनॉमिक डायमेंशन, दूसरा सोशलॉजिकल डायमेंशन या सोशल डायमेंशन, तीसरा टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन और चौथा आपका पॉलिटिकल। तो ये क्या कर रहा है, उन प्लास्टिक बोटल्स को कन्वर्ट कर रहा है, रिसाइकल कर रहा है, मतलब यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है उन प्रोडक्ट को चेंज करने के लिए, उन प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी है, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजी लॉकर इज द कंट्री फर्स्ट सिक्योर क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म। तो डिजी लॉकर आप सभी को पता होगा कि डिजी लॉकर के अंदर अब आप अपने डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव रख सकते हैं, लाइक आपके ड्राइविंग लाइसेंस, आपके आरसी, आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट या आपकी अदर कॉलेज मार्कशीट को। तो ये क्या है, आप खुद बताइए, ये किस तरह के बिजनेस डायमेंशन को शो कर रहा है।
तो पहले हम क्या करते थे, हमें अपने लाइसेंस को, हमें अपने करते हैं आरसी को, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को हरदम फिजिकल रखना पड़ता था अपने पास। लेकिन आज के टाइम पे हम उसे फिजिकली ना रखकर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने पास रखते हैं। तो कहीं ना कहीं एक टेक्नोलॉजी तो ही है जिसकी हेल्प से अब हमें उस चीज़ को फिजिकली कैरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज़ डेवलप्ड सर्विलेंस नेटवर्क यूजिंग लेटेस्ट सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। तो पहली लाइन में इन्होंने बोल दिया कि जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है उसने एक सर्विलेंस नेटवर्क डेवलप किया है, किसकी हेल्प से? सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की हेल्प से। मतलब ये टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, टेक्निकल की बात कर रहे हैं। और इस सिस्टम का यूज़ कहाँ पे करते हैं? ये इस सिस्टम का यूज़ करते हैं, सर्विलेंस नेटवर्क का यूज़ करते हैं कि उनके स्टेट्स में कहाँ कहाँ पर इलीगल माइनिंग हो रही है। तो ये स्टेटमेंट किस तरह के बिजनेस डायमेंशंस को, बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशन को शो कर रहा है? तो सबसे पहला डायमेंशन क्या हो जाता है कि वो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी की हेल्प से एक डेवलप्ड सर्विलेंस नेटवर्क को डेवलप किया। तो पहला तो डायमेंशन हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल। अब दूसरा क्या है कि वो अपने स्पेसिफिक स्टेट के अंदर ही इलीगल माइनिंग को चेक कर रहे हैं, मतलब पॉलिटिकल एरिया, पॉलिटिकल डायमेंशन। तो इसका जो ऑप्शन सी है आपका कि टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन एंड पॉलिटिकल डायमेंशन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन ऑर्डर टू बूस्ट एंड डबल इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू ओवर $1,000 बिलियन बाय 2025, इट इज इंपॉर्टेंट टू लोअर इफेक्टिव कॉर्पोरेट टैक्स रेट, ब्रिंग डाउन कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड सिंप्लीफाई रेगुलेटरी एंड टैक्स फ्रेमवर्क। तो ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया को 2025 तक अपने कह सकते हैं एक्सपोर्ट गुड्स के और सर्विसेज के एक्सपोर्ट को $1,000 बिलियन तक पहुंचाना है, तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट को कुछ कह सकते हैं कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। स्टेप्स क्या हैं? अपने कॉर्पोरेट टैक्स को लोअर लेके आना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करना, और इसके साथ ही साथ आपके जो रेगुलेटरी कह सकते हैं टैक्स फ्रेमवर्क होते हैं, आपके जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको भी सिंप्लीफाई करना, जिससे कि आपके एक्सपोर्टर्स हैं या आप कह सकते हैं जो बिजनेसमैन है इजीली एक्सपोर्ट कर सके। तो ये किस तरह के आपके बिजनेस डायमेंशन को शो कर रहा है? तो पहला है आपका सोशल डायमेंशन एंड लीगल डायमेंशन, दूसरा है टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन एंड पॉलिटिकल डायमेंशन, तीसरा है आपका पॉलिटिकल डायमेंशन एंड सोशल डायमेंशन, और चौथा है इकोनॉमिक डायमेंशन एंड लीगल डायमेंशन। तो सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन में क्या बात करी की है? उन्होंने कहा है कि आपकी जो कॉस्टिंग है, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको कम करो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करो। तो ये दोनों किसका पार्ट हो जाते हैं? आपके इकोनॉमिक डायमेंशन का। और दूसरी बात कर रहे हैं कि आपके जो रेगुलेशन है, आपके जो टैक्स फ्रेमवर्क है, उसको सिंपल करना, मतलब अपने लीगल डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, उसको इजी बनाना, जिसके थ्रू हमारे जो कह सकते हैं बिजनेसमैन है उन फ्रेमवर्क को, उन वर्क को इजीली कर सकें। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि द इकोनॉमिक सर्वे 2019 सजेस्ट दैट अ साइकोलॉजिकल बाइसिस कैन बी यूज्ड इन द रियल्म ऑफ टैक्स कंप्लायंसेस। मतलब कह रहे हैं कि हमारे कह सकते हैं कुछ साइकोलॉजिकल बाइसिस होते हैं, रूढ़िवादी विचार होते हैं हमारे, जो हमारी सोसाइटी सोचती है, उनका यूज़ कर सकते हैं अपनी टैक्स की रिकवरी के अंदर। टैक्स मतलब अगर आप गवर्नमेंट ने कोई लोन दिया है तो उस लोन की रिकवरी के लिए उन साइकोलॉजिकल बाइसिस का यूज़ हम कर सकते हैं। इट इज़ इन फेवर ऑफ यूजिंग रिलीजियस नॉर्म्स सच एज डाइंग इन बेड इज एन सिन। यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारे जो रिलीजियस नॉर्म्स होते हैं उनका भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि कहते हैं कि अगर आप कर्ज के साथ मर जाते हैं तो वो अच्छा नहीं होता, वो कर्ज कहीं ना कहीं आपको नेक्स्ट जन्म में या आपके बच्चों को चुकाना पड़ता है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम इसी लाइफ में, अपनी लाइफ के अंदर ही अपने टोटल जो भी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, जो भी हमारे डेप्ट हैं, उन सभी को पे कर दें। तो ये किस तरह के बिजनेस डायमेंशन को शो कर रहा है? तो पहला है लीगल डायमेंशन एंड सोशल डायमेंशन, दूसरा है सोशल डायमेंशन एंड इकोनॉमिक डायमेंशन, तीसरा है टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन एंड पॉलिटिकल डायमेंशन, और चौथा है पॉलिटिकल डायमेंशन एंड इकोनॉमिक डायमेंशन। तो सबसे पहले इन्होंने इसमें बात करी है कि साइकोलॉजिकल बाइसिस या कह सकते हैं रिलीजियस नॉर्म, तो ये किसके पार्ट होते हैं? ये पार्ट होते हैं आपके सोशल डायमेंशन का। अब दूसरी वो किस चीज़ की बात कर रहा है? वो कर रहा है कि किस तरह हम अपने टैक्स को फिल करवाएं, मतलब इकोनॉमिक डायमेंशन की बात कर रहा है कि किस तरह लोग अपनी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, अपने डेप्ट होते हैं, उनको पूरा करें अपने टाइम पर। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स विद जीरो टेल पाइप एमिशन आर इमर्जिंग एज अ गुड फ्यूल अल्टरनेटिव टू प्रॉब्लम्स लाइक क्लाइमेट चेंज, सर्जिकल पॉल्यूशन लीडिंग टू इल हेल्थ,
क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल एंड एनर्जी सिक्योरिटी। तो कह रहा है आपके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो एक अच्छा अल्टरनेटिव बन के आ रहे हैं हमारे सामने कि बहुत सारी प्रॉब्लम इससे हमारी सॉल्व हो जा रही है। लाइक आपका जो क्लाइमेट चेंज होता है पोल्यूशन की वजह से वो नहीं होगा, आपका जो पॉल्यूशन होता है वो नहीं होगा, आपकी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट देखा जाता है पॉल्यूशन का तो वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ आप जो इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल उसके ऊपर भी आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आता है तो वो भी आपका इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ आपकी जो एनर्जी है आप उसको भी सिक्योर कर पाओगे। तो ये किस तरह के बिजनेस डायमेंशन को शो कर रहा है। तो पहला है इकोनॉमिक डायमेंशन, लीगल डायमेंशन एंड सोशल डायमेंशन। दूसरा है सोशल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन एंड इकोनॉमिक डायमेंशन। थर्ड वन इज इकोनॉमिक डायमेंशन, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन एंड सोशल डायमेंशन। और चौथा है आपका सोशल, पॉलिटिकल और लीगल। तो देखो उसमें किस किस चीज़ की बात करी। तो सबसे पहले उसने बात करी है कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हैं। तो अब हमारे पास पहला पॉइंट आ गया कि टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन है। दूसरा ये कह रहा है कि हमारी जो कॉस्टिंग है वो कम हो जाएगी, इसकी इंपोर्ट बिल की कॉस्टिंग कह सकते हैं हमारी कम हो जाएगी, मतलब जो हमारा एक्सपेंस है वो कम हो जाएगा, मतलब इकोनॉमिक डायमेंशन की बात कर रहे हैं। अब तीसरे में बात कर रहे हैं कि हमारा जो पॉल्यूशन है, हमारी जो हेल्थ होती है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी, मतलब ये सोशल डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में ये इकोनॉमिक डायमेंशन, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन और सोशल डायमेंशन की बात कर रहे हैं, जो कि आपका ऑप्शन सी है। तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योटमी बिगन इट्स बिजनेस by offering the classic combos of hamburgers and fries. But over time, their customers wanted healthier foods. So Yotammy responded and began offering healthier alternatives such as salads, fruits, wraps, and oatmeals. If Yotammy had not responded, they may have lost customers that wanted to eat healthier foods. तो कह रहा है कि योटमी कोई एक बिजनेस यूनिट थी, उसने स्टार्टिंग करी थी अपने बिजनेस की क्लासिकल कॉम्बोज फूड्स की प्रोवाइड कर लाइक हैमबर्गर्स और फ्रेंच फ्राइज। लेकिन कुछ टाइम बाद वो देखता है कि जो उससे कस्टमर्स हैं वो हेल्थियर फूड्स की डिमांड करने लगे, उनकी रिक्वायरमेंट हेल्थियर फूड्स होने लगी। तो यहाँ पर योटमी ने एक नए सेगमेंट की स्टार्ट करी। उसने अल्टरनेटिव के तौर पर कह सकते हैं जो हेल्थियर डाइट्स होती हैं उनको देना स्टार्ट करा, लाइक सैलेड्स, फ्रूट्स, रैप्स और ओट मील्स। तो यहाँ पर अगर यो आपका जो टमी है अगर वो रिस्पॉन्ड ना करता उनकी डिमांड के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं जिन कस्टमर्स को कह सकते हैं हेल्थियर फूड चाहिए था उनको वो खो देता, उनको लूज कर पाता। तो यहाँ पर एक किस तरह के बिजनेस इन्वायरमेंट की बात कर रहा है जो कि आपका बिजनेस मैनेजर आइडेंटिफाई करेगा। तो पहला है इट हेल्प्स इन कॉपिंग विथ रैपिड चेंज। दूसरा है इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। तीसरा है इट हेल्प्स द फर्म्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। और चौथा है इट इनेबल्स द फर्म्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो आप देख रहे हैं इसमें कि जैसे ही उसके कह सकते हैं जो कस्टमर्स की डिमांड चेंज हुई, उसने रैपिडली अपने बिजनेस मॉडल को चेंज कर दिया। उसने अपने मेन्यूज़ में, अपने अल्टरनेटिव्स में हेल्थी डाइट्स को ऐड कर दिया। तो ये क्या कर रहा है, मतलब ये रैपिड चेंज के साथ अपने आप को चेंज कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन वन है कि इट हेल्प्स इन कॉपिंग विथ रैपिड चेंज, तो ये इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस है ये हमें हेल्प करता है कि हमारे इन्वायरमेंट के साथ खुद को चेंज करने में। अब नेक्स्ट है, एज अ रिजल्ट ऑफ मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स मोर एंड मोर पीपल आर गोइंग ग्रीन। इन ऑर्डर टू कीप इन लाइन विद द ट्रेंड, क्लैपवाय carpet cleaning company has advertised that they only use natural cleaners that come from renewable sources and that all their service vehicles are hybrid vehicles that use both gas and electricity। तो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट हमारी क्या कर रही है, इनिशिएटिव कर रही है कि किस तरह ग्रीनरी को बढ़ाया जाए। और इस इनिशिएटिव की हेल्प से कहीं ना कहीं हमारी जो जनरल पब्लिक है वो भी अब कह सकते हैं नेचुरल फ्रेंडली, इको फ्रेंडली ग्रीन प्रोडक्ट्स को ही कह सकते हैं अपनी प्रेफरेंस देती है। तो इस चीज़ से मोटिवेट होकर इस ट्रेंड को देखते हुए क्या करा, क्लैपवे एक कारपेट क्लीनिंग कंपनी है, उसने एडवर्टाइजमेंट करी कि हमारे जितने भी क्लीनर्स हैं वो सारे नेचुरल क्लीनर्स हैं, वो सारे के सारे रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाए गए हैं। और इसके साथ ही साथ जब वो सर्विस पर जाते हैं और उस टाइम जो भी व्हीकल्स का यूज़ करते हैं उनके सारे व्हीकल्स हाइब्रिड मॉडल्स के व्हीकल्स हैं, मतलब वो सीएनजी वो मतलब पेट्रोल या डीजल का यूज़ ना कर या तो वो सीएनजी का यूज़ करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, जिनसे कि पॉल्यूशन नहीं होता, आपके इन्वायरमेंट पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता।
तो ये स्टेटमेंट किस तरह की बिजनेस इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंस को शो कर रहा है, जो कि हमारा बिजनेस मैनेजर इसको समझ पाएगा। तो पहला है कि इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। दूसरा है इट हेल्प्स इन कॉपिंग एंड रैपिड चेंजेस। तीसरा है इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। तो कहीं ना कहीं क्या है, आप देखिए पहले जो काम कर रहे थे उन्होंने ट्रेंड के हिसाब से अपने आप को चेंज किया, अपने आप को एडवर्टाइज किया। मतलब कि अगर उसकी पहले हो सकता है उसकी 100 करोड़ की सेल रही हो, लेकिन जब उसने ट्रेंड के हिसाब से अपने आप को चेंज किया, अपने आप को एडवर्टाइज किया, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है रैपिडली इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जनरल पब्लिक है वो भी उसी तरफ मूव ऑन कर रही है। तो इसका आपका क्या इंपॉर्टेंस है कि इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। तो बिजनेस इन्वायरमेंट कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बिजनेस इन्वायरमेंट की, ये हमें हेल्प करता है अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के अंदर। तो इसके अंदर आपका जो ऑप्शन सी है करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO 39% ऑफ एडल्ट आर ओवरवेटेड। तो WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि 39% ऑफ एडल्ट आर ओवरवेटेड। ओवर द लास्ट 40 ईयर्स द प्रिवलेंस ऑफ ओबेसिटी एंड ट्रिपल्ड अराउंड द वर्ल्ड। मतलब ये लास्ट 40 ईयर्स के अंदर ये रिपोर्ट उन्होंने देखी गई है, उन्होंने बनाई है। विथ ऑल हाफ ऑफ द कंज्यूमर्स ड्रिंकिंग एटलीस्ट वन सुगरी ड्रिंक ऑन अ गिवन डे। इसमें कह रहे हैं कि कम से कम हमारे पास जितने भी कस्टमर्स हैं उनमें से हाफ कस्टमर्स डेली एक शुगर ड्रिंक जरूर यूज़ करते हैं। तो रेगुलेशंस टुवर्ड्स द बेवरेज सेक्टर्स आर लाइकली टू बी बिकम इंक्रीजिंग वनरस। In the UK, for example, a sugar tax was introduced in 2018 on beverage containing more than 5%। तो देखा कि हमारे जो रूल्स रेगुलेशन से इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे और कहीं ना कहीं उनका फ़ायदा उठाकर जो भी हमारे ड्रिंक कंपनीज हैं मैक्सिमम शुगर का यूज़ कर अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रही थी। तो 2018 के अंदर कह सकते हैं आपका जो यूके था उसने एक लॉ को, एक शुगर टैक्स को इंट्रोड्यूस किया कि अगर आपके ड्रिंक के अंदर, आपके बेवरेज के अंदर 5% से ज़्यादा आपका शुगर है तो आपको वहाँ पर एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। तो ये किस तरह के बिजनेस डायमेंशन को शो करता है? तो पहला है आपका लीगल डायमेंशन एंड सोशल डायमेंशन। दूसरा है सोशल डायमेंशन एंड टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन। तीसरा है आपका टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन एंड लीगल डायमेंशन एंड फोर्थ वन इज पॉलिटिकल डायमेंशन एंड टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि किसकी बात कर रहा है। उन्होंने एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया, मतलब वो क्या कर रहे हैं, लीगल डायमेंशन, नया रूल बनाया। और उसके साथ क्या था कि वो इम्पैक्ट क्या कर रहा था, हमारी जो पॉपुलेशन थी, हमारे जो एडल्ट थे वो ओवर वेटेड हो रहे थे। तो इसीलिए आपका जो पहला ऑप्शन है लीगल डायमेंशन एंड सोशल डायमेंशन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका कि इंडिया कंटिन्यूज टू बी अ लोअर मिडल इनकम कंट्री along with 46 other, while Sri Lanka has climbed to be upper middle income group for the fiscal year 2020. According to the World Bank classification of countries by income level released on July 1st, 2019. तो ये क्या था, एक तरह से कह सकते हैं हमारे पास वर्ल्ड बैंक ने क्लासीफाई किया था कंट्रीज को उनके इनकम लेवल के हिसाब से। तो ये क्लासिफिकेशन इनकम के हिसाब से किस तरह के बिजनेस डायमेंशन को शो कर रहा है। तो जब हम बात करें इनकम की, मतलब इकोनॉमी की, तो ये हमारा जो बिजनेस डायमेंशन होगा वो हमारा इकोनॉमिक बिजनेस डायमेंशन को शो करेगा। अब नेक्स्ट है द यूनियन कैबिनेट हैज़ गिवन इन प्रिंसिपल नॉट टू डाइवेस्ट स्टेक्स इन एयर इंडिया, अ होली गवर्नमेंट ऑन एयरलाइन। दिस मीन्स द गवर्नमेंट इज विलिंग टू शेड अ सब्सटेंशियल portion of its stakes and hand over the management of its ailing airlines to the private sector. Identify the concept being described in the above line। तो ये कह रहा है यूनियन कैबिनेट ने एक बिल पास किया और उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि जो उनके पास एयरलाइन थी जो होली गवर्नमेंट के पास थी, उनके का जो पूरा ऑनरशिप थी गवर्नमेंट के पास था, उसने उस ऑनरशिप को धीरे धीरे उसके पोर्शन को ट्रांसफ़र करना शुरू करा या ट्रांसफ़र कर दिया प्राइवेट सेक्टर को। वो उसके मैनेजमेंट को भी प्राइवेट सेक्टर देके उसके काफ़ी स्टेक को प्राइवेट सेक्टर को प्रोवाइड कर दिया गया। तो ये स्टेटमेंट किस चीज़ के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रही है? तो मतलब क्या बात कर रहे हैं कि कोई चीज़ पहले सिर्फ गवर्नमेंट की थी और अब वो प्राइवेट कह सकते हैं ऑनरशिप में ट्रांसफ़र हो रही है। तो मतलब यहाँ पर हम प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, निजीकरण की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन September 2014 to increase foreign direct investment in 25 sectors. As of April 2050, FDI inflow of India increased by 48% since the launch of Make in India initiative.
तो यहाँ पर कह रहा है कि हमारी गवर्नमेंट ने 2014 सितंबर में एक कह सकते हैं मिशन लॉन्च किया था, एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, मेक इन इंडिया। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंडिया के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना 25 सेक्टर्स के अंदर। और अप्रैल 2015 तक हमारे पास जो डाटा आया उसमें देखा गया कि अब हमारा जो एफडीआई था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, 48% बढ़ चुका था सितंबर 2014 से अप्रैल 2015 तक। तो ये किस तरह के कॉन्सेप्ट को हमारा शो कर रहा है, हमारा को दिखा रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है: डिमोनेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो हम बात कर रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने अपने रूल्स को सिंपल किया था। उसने ऐसी स्कीम बनाई, ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जिसके थ्रू कि अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट हमारी कंट्री के अंदर इजीली आ सकती थी। तो मतलब अपनी पॉलिसी को लिबरल कर रहे थे। तो इसका ऑप्शन जो आपका सी है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लिबरलाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन टूडेज वर्ल्ड द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नॉट ओनली चीप एंड फास्ट बट रिलायबल एंड सिक्योर। You can order anything you wish from any part of the India. Inter has been connecting people without any limitations or boundaries in the way of doing business. तो आज के टाइम में हम बात करते हैं कि जो आपका गुड्स और सर्विसेज की फ्लो है, फ्लो की वजह से वो आपको सस्ती ही नहीं मिलती, बल्कि आपको एक अच्छा प्रोडक्ट और रिलायबल प्रोडक्ट भी मिलता है, एक रिलायबल सर्विस मिलती है। आज के टाइम पे आप कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विस ओवरऑल वर्ल्ड में कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, कहीं भी उसकी डिलीवरी करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट ने क्या किया है, ओवरऑल वर्ल्ड को, ओवरऑल कंट्रीज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया है। मतलब जो फिजिकल बाउंड्रीज थी उनको ख़त्म कर दिया है आपके बिजनेस के लिए। तो ये किस तरह के कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब कर रहा है? तो हम बात कर रहे हैं कि ओवरऑल वर्ल्ड को एक साथ कनेक्ट करने की। हम गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को हम कह सकते हैं बाउंड्री लेस कर रहे हैं। उनके अब फ्लो के लिए, उनके एक्सपोर्ट के लिए, उनके इंपोर्ट के लिए कोई भी बाउंड्री नहीं ओवरऑल वर्ल्ड में। तो मतलब हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि ऑन 8 नवंबर 2016 द अनाउंसमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल द 500 and 1000 notes of Mahatma Gandhi series have ceased to be a legal tender. The government also announced the issuance of new 500 and 2000 banknotes in the exchange of demonetization banknotes. Identify the concept being described in the above line. तो 8 नवंबर 2016 के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने रात के टाइम रैंडमली एक अनाउंसमेंट करी थी कि आज के बाद आपके जो भी 500 हैं और आपके 1000 के नोट हैं वो सिर्फ एक लीगल टेंडर की तरह काम करेंगे। मतलब उनकी अब इन फ्यूचर में वैल्यूज़ नहीं रहेगी, वो कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं होंगे एक्सेप्ट बैंक। उन नोटों को सिर्फ अब बैंक में एक्सेप्ट किया जाएगा और उसके बदले आपको नए नोट दे दिए जाएंगे। कहीं भी बिजनेस के अंदर उनका कोई यूज़ अब नहीं रह जाएगा आपके 500 के और जो 1000 के नोट थे महात्मा गांधी सीरीज़ के। और इसके बाद गवर्नमेंट ने अनाउंस ये भी करा कि अब गवर्नमेंट 500 और 2000 के नए बैंक नोट को इशू कर रही है। जो आपको कैसे मिलेंगे, अगर आपके पास कोई करेंसी पुरानी है जो 500 और 1000 के नोट में है तो आपको वो करेंसी लेकर जानी है बैंक में और वहाँ से एक्सचेंज कर लेनी है न्यू करेंसी। तो ये कॉन्सेप्ट किस चीज़ के बारे में बता रहा है? क्योंकि जब आप बिजनेस स्टडी के स्टूडेंट हैं, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो आपको बेसिकली हमारी इकोनॉमी में जो भी ऐसे स्टेप्स होते हैं रिगार्डिंग टू आपके बिजनेस, हमारे चेंजेस के अकॉर्डिंग, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक चेंज था। तो इस प्रोसेस को क्या बोला गया था? तो आप सभी को पता होगा कि इस प्रोसेस को डीमोनेटाइजेशन बोला गया था, जब एक तरह से कह सकते हैं हमारी जो पुरानी करेंसी थी उसको बंद कर कर एक नई करेंसी को वहाँ पर इशू किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ डीमोनेटाइजेशन। कि डीमोनेटाइजेशन में क्या क्या फीचर थे? सबसे पहला फीचर इन्होंने दे रखा है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। दूसरा है चैनलाइजिंग सेविंग इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ लेस कैश इकोनॉमी। और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो पहला ऑप्शन क्या है? टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। अब इससे पहले उन्होंने किया क्यों था ये? क्योंकि बहुत सारे उस टाइम पे ये देखा जाता है कि ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, गवर्नमेंट के पास जो टैक्स था बहुत कम जा रहा था। तो उस टैक्स को बढ़ाने के लिए डिमोनेटाइजेशन किया। इसके साथ ही साथ अब लोग क्या कर रहे थे कि बहुत सारा कैश अपने घर में रख रहे थे बैंक में रखने की जगह। तो कहीं ना कहीं वो कैश हमारी इकोनॉमी में नहीं मूव ऑन कर रहा था। तो उस कैश को हमारे फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर लाने के लिए, हमारे लोगों की जो सेविंग थी उस सेविंग को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लाने के लिए इस मोनेटाइजेशन को किया था।
क्योंकि अभी तक आपके पास बेशक कितना भी कैश होता है आपके पास घर में, आप अगर उसको बैंक में जमा नहीं करोगे या एक्सचेंज नहीं करोगे तो वो आपका वेस्ट हो जाता। तो हर पर्सन ने क्या किया, उस कैश को जाकर बैंक में जमा कराया, उसको चेंज कराया। और तीसरा था कि लेस कैश इकोनॉमी। आप देखते हैं आज के टाइम पे पेटीएम, फोन पे, अमेजन पे बहुत सारे सेगमेंट आ चुके हैं, लेकिन इनकी जो एक पीक स्टार्टिंग हुई थी आपके मोनेटाइजेशन के टाइम पर हुई थी, कि उस टाइम लोगों के पास कैश अवेलेबल ही नहीं था। तो हर ट्रांजेक्शन उस टाइम पे अब देखी गई कि हम किस तरह कैशलेस ट्रांजेक्शन्स को कर सकते हैं। ये तीन के तीन आपके फीचर्स थे आपके डीमोनेटाइजेशन के। तो इसका ऑप्शन आपका जो डी है, ऑल ऑफ द अबव, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाता है इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अ बिजनेस हैज ऑफर वाइडर चॉइस इन परचेजिंग एनहेंस क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू मेंटेन एन एज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स। कि अब जो बिजनेस थे वो अपनी अच्छी सर्विसेज की क्वालिटी और अच्छी कह सकते हैं जो गुड्स की क्वालिटी थी उनको इम्प्रूव करने लगे, कस्टमर्स को ज़्यादा चॉइस प्रोवाइड करने लगे मार्केट के अंदर अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन। The implementations of the new economic policy with the liberalization, privatization and globalization has imposed various challenges in the corporate sector. तो 1991 के अंदर आपकी जो एलपीजी की पॉलिसी आई थी, जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, उसने हमारे बिजनेस सेक्टर के अंदर कह सकते हैं बहुत सारे वेरियस चैलेंजेस को स्टार्ट करा, ग्रो करा, जो कि हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लिए थे। मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लिए बहुत सारे चैलेंजेस को ग्रो कर दिया गया हमारी 1991 की पॉलिसी के थ्रू। तो ऊपर की स्टेटमेंट में किस तरह के कह सकते हैं आप इंपॉर्टेंट चैलेंजेस को शो किया गया है। तो इन्होंने बात करी है कि 1991 के बाद जब आपकी पॉलिसीज आई तो हमारे बिजनेस में क्या हुआ कि अब जो भी बिजनेसमैन थे एक तो ज़्यादा अपने सेगमेंट में प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करने लगे, और उनके जो प्रोडक्ट्स की और सर्विसेज जो क्वालिटी थी उसको भी इम्प्रूव करने लगे ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स। तो ये क्या हुआ, मतलब वहाँ पर उनका कंपटीशन बढ़ने लगा, क्योंकि एलपीजी से क्या हुआ, अब दूसरी कंट्रीज़ के जो भी कह सकते हैं सेलर्स थे वो भी हमारी कंट्री में आकर अपने प्रोडक्ट को सेल करने लगे। मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। तो जब आपका कंपटीशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि उनकी जो क्वालिटी थी, जो उनका कह सकते हैं कंपटीशन था, उसकी वजह से इम्प्रूव होने लगी। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चैलेंजेस था उनका कि इंक्रीजिंग कंपटीशन, क्योंकि जब कंपटीशन बढ़ेगा तो आपको अपनी प्रोडक्ट की वैरायटी भी ज़्यादा लानी पड़ेगी, उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन जो ए है आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये आपके यूनिट 3 के एमसीक्यू खत्म होते हैं। आई होप आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं, और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।